नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी की इस क्लास में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भारत में संविधान का इतिहास या संविधान का ऐतिहासिक विकास। और संविधान के ऐतिहासिक विकास में हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है 1773 का अधिनियम। ठीक है, क्या पढ़ा हमने अभी तक? 1773 का अधिनियम हमने पढ़ा। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। मैंने बाकी एक्ट्स आपको लिखाए थे। तो ये टॉपिक हमने शुरू किया था रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। फिर से मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसको ये जो पढ़ रहे हैं ये टॉपिक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं पॉलिटी के दृष्टिकोण से। पॉलिटी के दृष्टिकोण से हमें जो जानना चाहिए, जो प्रशासनिक संवैधानिक विकास है उसको पढ़ना है हमें। हिस्ट्री में क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी कॉमन है, चीज़ें कॉमन है इसमें। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक बार रिपीट करता हूँ, मैं आपको 1773 के अधिनियम में क्या पढ़ाया था मैंने आपको। पहली बार संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण करने का अधिनियम बनाया था। पहली बार संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण करने का अधिनियम बनाया था, पहला। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई गवर्नर जनरल की, 4 सदस्य थे उसमें। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं था। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया, इसीलिए ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। मतलब तो यहाँ के भी गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, उसके भी ऊपर इसको बिठा दिया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कलकत्ते में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और उसमें एक चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, उसके साथ 3 प्यूनी जजेस, 3 प्यूनी न्यायाधीश नियुक्त किए गए। एलिजा इम्पे पहले चीफ जस्टिस थे। इतनी बातें हमने कल के डिस्कशन में किया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला अधिनियम रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण शुरू होता है। यहाँ से ब्रिटिश संसद नियंत्रण करना शुरू करे, लेकिन फिर भी यहाँ पर नियंत्रण पुख्ता नहीं था, पूरा नहीं था। इस नियंत्रण को पूरा करने के लिए एक अधिनियम आया था, उसको कहते हैं पिट का भारत अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक और कानून लाया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को स्थापित करने के प्रयास किए गए। तो इसको 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक इसके बीच में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 बंदोबस्त
बंदोबस्त अधिनियम 1781 आया था। इस अधिनियम में निर्धारित किया कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, जो 73 के अधिनियम में स्पष्ट नहीं था। तो हमें इस पर डिस्कशन नहीं करना है। हम लोग अब सीधा पढ़ेंगे पिट्ट का भारत अधिनियम 1784। 1773 के अधिनियम के बाद जो अधिनियम हमें पढ़ना है वो है पिट्ट का भारत अधिनियम 1784। इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। पिट्ट का भारत अधिनियम अधिनियम 1784, अंग्रेजी में इसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। अब ठीक है वॉइस, कोई दिक्कत तो नहीं है वॉइस की? वॉइस लो है? ठीक है, देखता हूँ, ठीक कराता हूँ। सेटलमेंट जो 81 का सेटलमेंट था उसमें ये स्पष्ट किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास गवर्नर जनरल और उसके अंदर काम कर ले अधिकारियों के क्षेत्राधिकार की शक्तियां उपलब्ध नहीं है। ये मुख्य बात इसमें यही थी, और वही चीजें हमें पढ़नी है। 1781 हमें नहीं पढ़ना है, फिर भी मैंने रेफरेंस उसका बता दिया आपको। पढ़ने के लिए जो बुक है, मैंने क्लास के बाद भी बताया था कि आप एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक खरीद सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 1781 हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स का भारत अधिनियम। इसमें पिट्स इंडिया एक्ट की खास बात क्या थी? इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक संस्था बनाई गई। लिखिए इसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की संस्था बनाई गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दो संस्थाएं अब मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन देखती। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी, उसके डायरेक्टर्स ही प्रशासन पर नियंत्रण रखते थे। प्रशासन का जो कंट्रोल था वो डायरेक्टर्स के पास था ईस्ट इंडिया कंपनी के। उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब पिट के अधिनियम ने बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रतिनिधि थे, ये ब्रिटिश प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि। मतलब अब ब्रिटिश संसद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कंट्रोल स्थापित करती। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल करना। तो कंपनी के अंदर के लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बाहर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटिश सरकार के लोग। अभी 73 में जो नियंत्रण शुरू हुआ था उसमें ब्रिटिश सरकार ने अपने किसी प्रतिनिधि को नियंत्रण करने के लिए नहीं बिठाया था। अब ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रतिनिधि बिठा दिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम पर और कहा कि आप इस कंट्रोल कीजिए।
तो सबसे प्रमुख बात जो 1784 के अधिनियम में आई वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की बात आई। दूसरी बात, बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को, लिखिए इसको, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को पूर्णतः बंगाल के ऊपर, बंगाल के अधीन बना दिया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को पूर्णतः बंगाल के अधीन बना दिया गया। ये बात तो हमने पिछले पॉइंट में भी लिखी थी। बार बार आप लोग प्लस डाल रहे हैं। अभी हमने जो क्लास लिया था इसके पहले हमने परसों क्लास लिया, कल कोई क्लास नहीं थी, कल छुट्टी थी, मुहर्रम की छुट्टी थी, कल कोई क्लास नहीं चली है। परसों के बाद आज क्लास चल रही है, कल छुट्टी थी, आज क्लास चल रही है। आज भी क्लास थोड़ा विलंब शुरू हुआ है किसी कारण से, कल हॉलीडे था इसलिए छुट्टी थी, आज क्लास चल रही है। और यहीं से हमने अभी पढ़ना शुरू किया पिट का भारत अधिनियम, अभी यही शुरू ही किया है, पिट्स इंडिया एक्ट हमने पढ़ना शुरू किया है। पिट्स इंडिया एक्ट में हमने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की चर्चा पढ़ा है। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन बना दिया गया। इसके पहले भी हमने 73 में भी पढ़ा था कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन कर दिया गया। क्या फर्क है? यहां पर 73 में केवल युद्ध के मामले में किया गया था। यहां पर ये जो अधीनस्थ बनाया गया था केवल युद्ध के मामले में, वॉर के मैटर में किया गया था। यहां पर अन्य मामलों में भी युद्ध के साथ साथ अन्य मामलों में भी मतलब पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार अब बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी कोई भी बड़ा निर्णय लेगी, काम करेगी, तो वो बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछेगी। बंगाल के गवर्नर जनरल के दिशा निर्देश पर ही काम करेगी, के आदेश पर भी काम करेगी। ठीक है। तो पहला पॉइंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया पिट्स इंडिया एक्ट से। दूसरा पॉइंट बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को पूर्णतः बंगाल के अधीन कर दिया गया। तीसरा पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी यहां पर कोर्ट ऑफ जो गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, उसको 4 सदस्यीय परिषद थी। इस परिषद के सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, तो अब 3 सदस्यीय परिषद, 3 सदस्य की परिषद, 4 सदस्य से अब कितना परिषद रह गया? 3 सदस्य की परिषद बना दी गई। ठीक है। चौथा पॉइंट, छोटा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक और पॉइंट है इसमें। अब कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी, जवाबदेह थी। अब कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मैं BOC ऐसे लिख सकता हूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश संसद को उत्तरदायी मतलब जवाबदेह।
अब कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश संसद को उत्तरदायी थी। इतनी बातें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बोर्ड है, एक संस्था है जिसमें ब्रिटेन की सरकार के कैबिनेट मंत्री को जगह दी गई। तो उसमें चांसलर ऑफ एक्सचेकर मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो, और एक जो इंडिया अफेयर्स देखते थे वो, दो लोग थे। उसके अलावा कुछ सदस्य और जोड़े। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य, कैबिनेट मेंबर, एक कैबिनेट मेंबर, एक फाइनेंस मिनिस्टर जिसको चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं, उसको डाला गया। ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश सरकार का बोर्ड था, जिसका काम था कंपनी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में कर रही है वो देखना। तो चार बातें हमने यहां देखी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहला, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को पूर्णतः बंगाल के अधीन बना दिया गया। 3 सदस्यीय परिषद बनाया गया। तीसरा, अब कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश संसद को उत्तरदायी थी। चौथा पॉइंट, ये पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स का भारत अधिनियम है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो ये हमने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जाना। ऐसे ही हम कुछ प्रावधान अलग अलग जितने भी संविधान संबंधित, उसके विकास संबंधित जितने अधिनियम हमने लिखे हैं, उसके कुछ बिंदु जो उस समय हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अब हम तीसरा बात कर रहे हैं। तीसरा अधिनियम क्या है? 2 अधिनियम हमने देखा यहां पर। तीसरा अधिनियम क्या है? चार्टर अधिनियम 1793। ये क्या है? चार्टर अधिनियम 1793। ये है चार्टर अधिनियम 1793। हम इसको पढ़ेंगे अब। चार्टर अधिनियम 1793 अधिनियम 1793, यही से चार्टर अधिनियम की जो 1793, 1813, 1833, 1853, यहीं से चार्टर अधिनियम शुरू होता है। 93 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 33 का अधिनियम, 53 का। 4 आपको याद रखना है चार्टर अधिनियम। ठीक है। अब इसमें पहली बात क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या थी इस अधिनियम के अंतर्गत? तो इसमें गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। वीटो शक्तियां, वीटो को निषेध भी कहते हैं, निषेध की शक्ति भी दी गई। वीटो पावर होता है जब किसी व्यक्ति के ना कहने पर वो काम नहीं हो तो उसे वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर के द्वारा कोई अधिकारी किसी लिए गए निर्णय को होने से रोक सकता है। वीटो एक तरह का निगेटिव पावर है, निषेध की शक्ति है। अगर गवर्नर जनरल ने आज 1793 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल ने कह दिया ये नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, तो वीटो पावर कहते हैं। ठीक है। तो इससे गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिला। अभी के पूर्व जो अधिनियम थे इसमें, जैसे 1784 का अधिनियम था, 1773 का अधिनियम था, इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की मर्जी नहीं चलती थी, मेजॉरिटी वोट से डिसीजन लिया जाता था। लेकिन अब गवर्नर जनरल की मर्जी चलेगी, अपनी इच्छा से शासन कर सकता है। यानी गवर्नर जनरल यहां पर पावरफुल हो गया, शक्तिशाली हो गया। ठीक है। एक तो वीटो पावर मिला इसमें, इस अधिनियम में। दूसरा, 20 वर्ष के लिए
20 वर्ष के लिए कंपनी की शक्तियां विशेषाधिकार बढ़ाए गए। पहले क्या था, पहले इसके पहले 1793 के 1773 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए पूरब में व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया गया था। ईस्ट में व्यापार करने का एकाधिकार मतलब मोनोपोली। इंग्लैंड का कोई और कंपनी या कोई और व्यक्ति पूरब में व्यापार नहीं कर सकता था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी पूरब में व्यापार कर सकती थी। लेकिन इस चार्टर अधिनियम 1773 और 1793 में ये शक्तियां सीमित कर दी गई। 1773 में इस पर कुछ बात नहीं कही गई, लेकिन 93 में जब ये अधिनियम आया तो उसमें कहा गया कि अब अगले 20 वर्ष के लिए आपको फिर से ईस्ट में मतलब पूरब में व्यापार करने का एक अधिकार दिया जाता है। तो विशेषाधिकार या शक्ति जो कंपनी को प्राप्त थी ईस्ट में पूरब में व्यापार करने की, वो 20 वर्ष के लिए बढ़ाई गई इसमें। ठीक है, 1786 का अधिनियम हमको नहीं पढ़ना है। ऐसे तो बहुत से डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन हम जो लिस्ट किया हम यही पढ़ेंगे। तो हमने ये लिस्ट किया, हम लोग यही पढ़ेंगे। हम लोग इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोई कोर्ट ऑफ कंट्रोल लिखा है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जैसे आज कंपनी होती है तो उसके डायरेक्टर्स होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। तो उस वक्त कंपनी के डायरेक्टर्स के जो ग्रुप थे, समूह थे, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां आपको ये प्रश्न उठता है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जो डायरेक्टर्स का जो समूह है उसको मिलाकर कुल ग्रुप को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। उसमें 24 डायरेक्टर्स और एक उसका चीफ हुआ करता था, गवर्नर जनरल जो एग्जीक्यूट करता था। इतने लोग काम करते थे, 24 डायरेक्टर्स थे लगभग। अब हम यहां पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिला। इस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो कॉर्नवालिस थे। यहां पर इस समय जो गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस थे। अभी मैं इसके बारे में बताता आपको। कॉर्नवालिस थे, ठीक है। तीसरा, यहां पर न्यायिक शक्तियों को अलग किया गया। न्यायिक शक्तियों का पृथक्करण। न्यायिक शक्तियों को सेपरेट किया गया यहां पर। इसके पहले क्या था, इसके पहले 1793 के पहले क्या था कि जिले में जो कलेक्टर हुआ करता था, कलेक्टर के पास ही एडमिनिस्ट्रेशन का पावर था, रेवेन्यू का पावर था और जज का पावर था। यानी कलेक्टर के पास राजस्व की शक्तियां थी, प्रशासनिक शक्तियां थी, दंडाधिकारी की शक्तियां थी, सारी शक्तियां कलेक्टर में थी। 1787 में ही कलेक्टर से वो शक्ति छीन ली गई थी, लेकिन वो कानून के रूप में उपलब्ध नहीं था। तो अब ये कानून बनाया गया और कहा गया कि कलेक्टर को अब न्यायिक शक्तियां उपलब्ध नहीं है। कलेक्टर के पास जुडिशियल पावर नहीं है। नहीं तो कलेक्टर मजिस्ट्रेट हुआ करता था। ध्यान रहे, कलेक्टर का नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों पड़ा, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट का काम करता था, पहले दंडाधिकारी का काम करता था। कलेक्टर को पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी थी, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से अलग से जिला न्यायालय बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट जज का पद बनाया गया और कलेक्टर से वो जो न्यायिक शक्ति थी, न्यायपालिका चलाने की शक्ति थी, वो न्यायिक शक्ति उससे छीन ली गई। ठीक है,
तो न्यायिक शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक शक्तियों को अलग करना, प्रशासकों से न्यायिक शक्तियां छीन लेना, इस अधिनियम में किया गया। यहां की इस समय की उपलब्धि है। 1793 का अधिनियम प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो हमने पढ़ा, यह महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण। इसी समय एक ऐतिहासिक जानकारी आपको दे दूं, इसी समय 1793 में ही जमींदारी प्रथा, जिसको परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, यह प्रभाव में आया था। जमींदारी प्रथा या परमानेंट सेटलमेंट प्रभाव में आया था। ठीक है, जमींदारी प्रथा में क्या था? तो किसान से जमीन का मालिकाना हक छीन लिया गया और जमींदारों को दे दिया गया। वो जमींदारी प्रथा आजादी, भारत का देश आजाद होने के पहले तक चली, बाद में भी कुछ राज्यों में चली। जमींदार जमीन के मालिक हो गए, किसान जमीन पर काम करने वाला श्रमिक हो गया, जमींदार किसान का शोषण करने लग गया और ज्यादा से ज्यादा राजस्व इकट्ठा करता जमींदार, शहरों में उस पैसे को उड़ाता, अयासी करता। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। जमींदार जमीन के साथ मौजूद नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जमीन से राजस्व इकट्ठा कर रहा है, किसान से ज्यादा राजस्व इकट्ठा कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा दबाव डालकर, प्रेशर बनाकर ज्यादातर उपज वो अपने पास ले रहा है। और जमींदार जो किसान से अनाज करके राजस्व के रूप में लेता था, उसका 11/12 भाग वो अंग्रेजों को दे देता था। तो जमींदारी सिस्टम, जमींदारी प्रथा इसी पीरियड में शुरू हुई, लेकिन हमारे वो डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। हमारे डिस्कशन में, हमारे पॉलिटी के स्टडी में वो हिस्सा नहीं है, क्योंकि चार्टर अधिनियम में वो हमारे पर्पस से काम का नहीं है। फिर भी 1793 से ही जमींदारी प्रथा शुरू होती है, कॉर्नवालिस के समय में शुरू होती है। कॉर्नवालिस एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसको भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहते हैं। आप यहां पर लिख सकते हैं कॉर्नवालिस के बारे में, जिसके समय ये कानून आया था, ये अधिनियम आया था। इसको भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता, उसने कुछ ऐसे सुधार किए जिससे जो वर्तमान की भारत की सिविल सेवा है उसका जन्म हुआ। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहते हैं। कॉर्नवालिस के समय में ही परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। कॉर्नवालिस के समय में ही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया, यानी जमींदारी प्रथा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू की गई। देश के अन्य क्षेत्रों में जैसे पंजाब इत्यादि में महलवाड़ी व्यवस्था थी, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। यह सब आप इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा। इतिहास में आप पढ़ेंगे कॉर्नवालिस के बारे में, कॉर्नवालिस के सुधार। कॉर्नवालिस ने लीगल सिस्टम में सुधार किया, उसको कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। वो इसी से हुआ, न्यायिक शक्तियों का पृथक्करण करने से, अलग से जिला न्यायालय स्थापित करने से, जिले में डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की गई। ये सब कॉर्नवालिस के समय में हुआ और ये कॉर्नवालिस के सुधार हैं, और ये आप कॉर्नवालिस जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1793 के अधिनियम में क्या क्या बातें थी? गवर्नर जनरल को वीटो पावर, दूसरा 20 वर्ष के लिए कंपनी की शक्तियां बढ़ा दी गई, विशेषाधिकार बढ़ा दिए गए और 20 वर्ष के लिए। न्यायिक शक्तियों का पृथक्करण, 3 बातें। अब से देखेंगे आप 20-20 साल के गैप पर ही कानून आ रहा है। 1793 का कानून आया, अब आएगा 1813 का कानून। तो नेक्स्ट कानून क्या है? चार्टर अधिनियम 1813। अब अगला कानून है चार्टर अधिनियम 1813। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार्टर अधिनियम 1813। इसमें पहली बात तो ये कंपनी के फर्स्ट पॉइंट, कंपनी के पूरब में व्यापार करने के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। केवल चीन और चाय पर एकाधिकार कंपनी के पास था। क्या इसमें है? क्या इसमें है? कंपनी के पूरब में व्यापार करने का अधिकार, कंपनी के पूरब में व्यापार करने का एकाधिकार, व्यापार करने का एकाधिकार चीन और चाय को छोड़कर खत्म कर दिया गया। मतलब ये आज से पहले कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही एकमात्र कंपनी थी इंग्लैंड की जो पूर्वी देशों में व्यापार कर सकती थी, पूरब के देशों में व्यापार कर सकती थी। एकमात्र कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और 1609 ईस्वी में, 1600 में यह अधिकार दिया गया और 1609 ईस्वी में 1609 ईस्वी में 1609 ईस्वी में ये परमानेंट कर दिया गया, अनिश्चित काल के लिए। मतलब अगर कोई भी इंग्लैंड का व्यक्ति ईस्ट में व्यापार करना चाहता है तो नहीं कर सकता, केवल और केवल कंपनी करेगी। कंपनी एकमात्र संस्था थी जो ईस्ट में व्यापार कर सकती थी, इसलिए कहा गया कंपनी के पास एकाधिकार है, मोनोपोली है, मोनोपोली है। तो लेकिन 1813 के अधिनियम से कंपनी का पूरब में व्यापार करने का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। अब यूरोप के या इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी या इंग्लैंड के कोई दूसरे लोग पूरब या पूर्वी देशों में आकर व्यापार कर सकते थे। केवल चीन और चाय पर कंपनी का एकाधिकार चलता रहा। मतलब चीन में व्यापार करना केवल कंपनी करेगी और चाय का व्यापार केवल कंपनी करेगी, वो चीन, भारत हो या किसी दूसरे देशों में हो। तो चीन और चाय का मतलब हुआ चीन में, चीन देश में, और चाय वस्तु का नाम है। यह फर्क है चीन और चाय। चीन और चाय का मतलब हुआ, चाय मतलब टी, जो हम चाय पीते हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं पीऊंगा आपके सामने चाय। तो हम जो चाय पीते हैं, चाय बहुत बहुमूल्य था, चाय का व्यापार बहुत फायदेमंद था, कंपनी उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। चीन के साथ भी व्यापार बहुत महत्वपूर्ण था। चीन से अफीम का व्यापार होता था, इलीगल ट्रेड होता था, चीन से अफीम का इलीगल ट्रेड होता था, और उससे कंपनी के एम्प्लॉय बहुत फायदा कमाते थे। तो कंपनी नहीं चाहती थी कि चीन से उनके व्यापार की शक्तियां, चीन में उनके अलावा कोई और व्यापार करे। तो कंपनी ने इंग्लैंड में दबाव बनाया। कंपनी अपना दबाव बना रही थी कि कंपनी से उनका विशेषाधिकार, विशेषाधिकार मतलब उनके विशेष अधिकार, एकाधिकार, मोनोपोली छीन न दिया जाए। पहले भी कंपनी ने दबाव बनाया था, लेकिन अब कंपनी का दबाव चला नहीं। 1813 में ऐसी परिस्थिति बनी कि कंपनी का दबाव नहीं चला। यहां पर उपयोगितावादी लोगों ने, उपयोगितावाद का विचार रखने वाले लोगों ने कहा कि अकेला कंपनी क्यों व्यापार करे, अकेला कंपनी क्यों भारत से फायदा कमाए, अकेला कंपनी क्यों भारत का शोषण करे, हम क्यों नहीं, वहां के लोगों ने कहा। तो वहां के लोगों ने जब दबाव बनाया तो वहां की सरकार को कंपनी से ये शक्ति छीननी पड़ी। तो संसद ने कानून बनाकर वो शक्ति छीन ली। उसने कहा नहीं, अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, उसके साथ साथ दूसरे लोग भी व्यापार करेंगे। लेकिन चीन और चाय के मामले में, चीन देश और चाय वस्तु,
भारत में व्यापार कर सकते हैं इंग्लैंड के लोग, मलाय में कर सकते हैं, इंडोनेशिया में कर सकते हैं, श्रीलंका में कर सकते हैं, चीन में नहीं कर सकते। सभी पूर्वी देशों में कर सकते हैं, चीन में नहीं कर सकते। और चाय में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, चाय में केवल कंपनी ही व्यापार करेगी, इसीलिए कहा गया चीन और चाय को छोड़कर। तो चीन और चाय को छोड़कर बाकी सभी मामलों में कंपनी के पूरब में व्यापार करने के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। एकाधिकार मतलब मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, अकेली कंपनी ही व्यापार करेगी, ये मोनोपोली कंपनी की खत्म कर दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब जब कंपनी के पूरब में व्यापार करने का एकाधिकार खत्म हो जाएगा तो इससे क्या होगा? इससे अब कोई लिख रहा है हम चीनी और चाय पत्ती समझे थे इसको। चीनी चाय पत्ती नहीं है, ये चीन और चाय है, ठीक है। चीन देश का नाम है और चाय पत्ती वस्तु है। तो अब अगर ये एकाधिकार खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? दूसरे इंग्लैंड से दूसरे लोग आएंगे व्यापार करने के लिए, इंग्लैंड की वस्तुएं आएंगी भारत में व्यापार के माध्यम से, ठीक है। इससे क्या हुआ? इससे भारत में विदेशी वस्तुएं, भारत में विदेशी वस्तुओं और एवं व्यापारियों की बाढ़ आ गई, एवं वस्तुओं और व्यापारियों की बाढ़ आ गई। जैसे ही कंपनी का एकाधिकार खत्म हुआ, दूसरे देश से इंग्लैंड से दूसरे व्यापारी आने लगे, बहुत से वस्तुएं आने लगी। हाँ, थोड़ा बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूं अभी, थोड़ा सा धीरे धीरे फिर मैं जब बढ़ता जाऊंगा, स्पीड बढ़ेगी क्लास की तो फास्ट होगी क्लासेस, लेकिन आपको समझाने के साथ ही होगी, ठीक है। तो विदेशी वस्तुओं के व्यापारियों की बाढ़ आ गई इससे, इस प्रावधान से। दूसरी बात, कंपनी को 20 वर्ष के लिए, पहली बात कंपनी का एकाधिकार खत्म हुआ, दूसरा कंपनी को 20 वर्ष के लिए फिर से व्यापार करने के अवसर मिले। कंपनी के 20 वर्ष की अवधि मिल गई इससे। अब इन विषयों पे व्यापार भी कर सकती है और भारत में प्रशासनिक सरकार भी चला सकती है। कंपनी को 20 वर्ष की अवधि मिली इससे। तीसरा, इसी अधिनियम से शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च रखने का प्रावधान किया गया। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों को पढ़ाने के लिए खर्च करेगी, 1 लाख रुपया खर्च करेगी, ठीक है। चार्टर अधिनियम में सबसे मुख्य बात क्या थी? कंपनी का एकाधिकार खत्म हुआ, इससे विदेशी वस्तुओं और व्यापारियों की बाढ़ आ गई, 20 वर्ष की और मोहलत मिल गई चीन और चाय पर व्यापार करने के लिए, प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया रखने का प्रबंध किया गया। और क्रिश्चियन मशीनरीज होती थी, जो ईसाई मशीनरी उसको कहते हैं, वो धर्म प्रचार करती थी, तो उनको यहां छूट दी गई इसी अधिनियम से। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दी गई।
इसी समय से आप देखेंगे भारत में कन्वेंट स्कूल्स बनने लगे। तो यहां इस एक्ट ने जब कहा कि भाई ईसाई मिशनरी आ सकते हैं भारत में, धर्म प्रचार कर सकते हैं, तो ईसाई मिशनरी आने लगे, अपने स्कूल खोलने लगे, शिक्षा संस्थान के माध्यम से वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते, आदिवासी क्षेत्रों में जाते धर्म का प्रचार प्रसार करते, यहां से लोगों को कन्वर्ट करना भी शुरू किया। अभी एक मुद्दा बहुत चर्चा में रहता है, कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन। तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में इस पर करंट डिबेट डिस्कशन होता है कि ईसाई मशीनरीज लोगों को कन्वर्ट कर रही है। यह प्रक्रिया जब शुरू हुई थी 1813 में शुरू हो, ठीक है। तो चार्टर अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। इससे केवल कंपनी की शक्तियां ही नहीं कम हुई, इससे भारत में एक नई प्रवृत्ति व्यापार की जन्म हुई। जब बाकी सारे विदेशी लोग भी आकर भारत में व्यापार करने लगे, खासकर इंग्लैंड के लोग व्यापार करने लगे, तो इंडिया में इंग्लैंड की बनी वस्तुएं आकर बिकने लगी। और खास करके आपने सुना होगा स्वदेशी और बायकट मूवमेंट। तो विदेशी वस्त्र भारत में पहने जाने लगे। अभी से पहले क्या होता था, भारत में वस्त्र बनते थे, बुनकर भारत में वस्त्र बनाते थे, वो जाकर इंग्लैंड में बिकता था, यूरोप में बिकता था। अब इंग्लैंड में मशीनों से वस्तुएं बनती थी, वस्त्र बनते थे, भारत में आकर बिकते थे। भारत में जो बुनकर थे वो भूखे मरने लगे, भारत में बुनकर थे वो छोड़कर भागने लगे अपने व्यवसाय को। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, बुनकरों की अवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यानी यहां से इंग्लैंड के लोग भारत के बाजार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनका नियंत्रण इतना हो जाता है कि भारत के व्यापारी, भारत के बुनकर, भारत के किसान आर्थिक तंगी में आ जाते हैं, ठीक है। और वहीं इसका सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव है, क्योंकि मिशनरी जब आते हैं, धर्म प्रचार करते हैं, तो उससे एक नए तरह का संकट जन्म लेता है। भारत में रहने वाले लोग नए धर्म को स्वीकार करना शुरू करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, नए तरह की जीवन शैली जन्म लेती है और धार्मिक संघर्ष की परिस्थिति का जन्म होता है। आज जो हम रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, उसकी बीज लगभग यहां पर बो दी गई थी तब 1813 में। ठीक है। तो ये चार्टर अधिनियम 1813 है। और एक बात और, आप लोग बहुत लिखते हैं चैट में, इतना लिखने की जरूरत है नहीं। वही प्रश्न लिखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको लिखिए। मैं बार बार कहता हूं, क्लास में आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, कोई पूछ रहा ऑप्शनल आप कैसे पढ़ाएंगे, कैसा ऑप्शनल है। कोई क्वेश्चन पूछता है सर कितने दिन क्लास चली, कब बंद रहेगी, संडे छुट्टी रहेगी क्या। ये सब क्वेश्चन करने के लिए क्लास को आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए। पढ़ाए हुए सब्जेक्ट से आप क्वेश्चन पूछिए। इकरा ने लिखा है वही पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूं, और जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब आप क्वेश्चन पूछिए। अभी हमने पढ़ा 1813 का अधिनियम, 1793, 1884, सॉरी 1784, 1793, 1813, ये इतने अधिनियम हमने पढ़े। और इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, एक बार पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ये ऐतिहासिक विकास है। अब रही बात प्रश्न पूछे जाने की, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार किस अधिनियम से हुई, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या स्टेटमेंट होगा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1784 के अधिनियम से हुई, सही या गलत। गलत है स्टेटमेंट। 1773 के अधिनियम से
गवर्नर जनरल के पास वीटो शक्तियां थी, सही है गलत? गलत है, 1793 से है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो क्वेश्चन, जो पॉइंट्स लिखाया जा रहा है, ये जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, यही पॉइंट क्वेश्चन बनेंगे। और पॉलिटी में संवैधानिक विकास पढ़ना पड़ता है, एक टॉपिक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हम इतिहास का संवैधानिक विकास नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये टॉपिक जैसे ही होगा तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। और ठीक उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रियम्बल, प्रस्तावना पढ़ना। प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, फिर डीपीएसपी पढ़ेंगे। डीपीएसपी खत्म करेंगे, फिर हम संघ पढ़ेंगे, केंद्र सरकार। उसमें संसद पढ़ेंगे, केंद्र सरकार पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, फिर हम राज्य पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे, ये टॉपिक ऐसे चलेगा। अभी आपको संवैधानिक विकास पढ़ाया जा रहा है, तो आप क्वेश्चंस कम पूछिए और पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूं। 1813 में गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया था, 33 में बनाया गया था। तो 1813 का अधिनियम हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे 1833 का अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1833। अभी मैं बात कर रहा हूं बहुत सिंपली, प्लेन तरीके से। अगर बिना वजह का बहुत डिस्टरबेंस अगर कोई स्टूडेंट करेगा, बिना वजह का डिस्टरबेंस करेगा, क्लास को डिस्टर्ब मत करिएगा, आप पढ़िए। तो चार्टर इसका नाम है, अधिनियम का नाम है चार्टर अधिनियम। 1813 में इसके पहले आया, 33 में आया। इसमें इसमें मुख्य बातें क्या है उसको पढ़ते हैं। पहली बात इसमें है, 1833 के अधिनियम में पहली बात है, अभी कंपनी का चीन और चाय में एकाधिकार बरकरार था। कंपनी का चीन और चाय में एकाधिकार बरकरार था। अब इस अधिनियम से चीन और चाय में भी एकाधिकार खत्म कर दिया गया। कंपनी का चीन और चाय में व्यापार का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। अठारह सौ 13 में बाकी सभी में एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। ठीक है, चीन और चाय पर अभी भी कंपनी का एक अधिकार था, 33 में इसको भी खत्म कर दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, कंपनी से कहा गया कि आप अपने वाणिज्यिक गतिविधियों को जल्द से जल्द बंद करें। कंपनी से कहा गया, कंपनी को अपनी वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल गतिविधि, वाणिज्यिक गतिविधि बंद करने के आदेश दिए गए। तुरंत से नहीं, जल्द से जल्द कहा गया कि जल्द से जल्द कंपनी अपनी वाणिज्यिक गतिविधि बंद कर दे। कंपनी जो बिजनेस कर रही है, बिजनेस का काम जल्द से जल्द बंद कर दे, क्योंकि अब तो इंग्लैंड के बहुत सारे लोग व्यापार कर ही रहे हैं भारत में। ठीक है। तीसरी बात, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। मतलब यहां पर भारत का गवर्नर जनरल पद का, यहां पर भारत का गवर्नर जनरल पद का सृजन हुआ। मतलब जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाता था, पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाता था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और विलियम बेंटिंक
विलियम बेंटिंक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये पद संभाला, पहले व्यक्ति थे। किसी ने लिखा है कि सर इसका नाम चार्टर अधिनियम ही क्यों पड़ा? तो चार्टर मतलब डॉक्यूमेंट्स ऑफ राइट कहते हैं। कोई भी कानून जब बनता है तो उसको एक नाम दिया जाता है, तो वो राइट अधिकार का दस्तावेज था, इसीलिए इसका नाम चार्टर एक्ट पड़ा। ठीक है। और वो चार्टिस्ट एज भी था, वो युग भी चार्टिस्ट एज था। वो सब आप जब पढ़ेंगे हिस्ट्री तो आपको पढ़ाया जाएगा। अभी पॉलिटी में जो पढ़ने का उसको पढ़िए। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। पहले क्या नाम था उसका? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। और विलियम बेंटिंक पहले व्यक्ति बने जो जिनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने वाला पहला व्यक्ति विलियम बेंटिंक था, पहला व्यक्ति बना। अब इससे हुआ क्या? इसमें मुख्य बात क्या की गई, प्रशासनिक तौर पर बॉम्बे और मद्रास दोनों बंगाल के अधीन थे, लेकिन फिर भी वो कानून बनाते थे, नियम बनाते थे। उनके पास नियम बनाने की शक्ति थी। यानी बॉम्बे के लोग और मद्रास के प्रेसिडेंसी के गवर्नर या अधिकारी नियम बना सकते थे। लेकिन यहां पर 33 के अधिनियम से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को नियम बनाने की शक्ति जो दी गई थी वो छीन ली गई। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी बातें मैं लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बातें मैंने लिखी है उसको आप लिखिए। मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ आता है मुझसे पूछिए, वही चीज पूछिए जो पढ़ाया जा रहा है, वही चीज पूछिए जो पढ़ाया जा रहा है। सभी बातें मत पूछिए, बाकी बातें बाद में पूछिएगा। और ध्यान से पढ़िए। ऐसे ही प्रश्न जो भी प्रश्न जब पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में, तो यही सब बिंदु होंगे, इन्हीं में से बिंदु, उसमें से कुछ लिखा होगा, भाषा को बदल के लिख दिया जाएगा, एज इट इज लिख दिया जाएगा। ये सब बिंदु होंगे। अगर पढ़ा रहेगा तो आप उसमें से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। मुख्य परीक्षा का उत्तर कर रहे हैं, इन्हीं सब बिंदुओं को आपको लिखना है। इसमें बॉम्बे और मद्रास दो और प्रेसिडेंसी थे इस वक्त। इनकी विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति इनसे छीन ली गई। ठीक है। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से विधायी शक्ति वापस ली गई। मतलब अब विधि बनाएगा केवल बंगाल में बैठा गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, वो विधि बनाएगा। काजल बहुत सही बात लिख रही है। किसी ने लिखा है, सही है, कि चैट में लिखने का टाइम है लोगों के पास में, कॉपी में लिखने का टाइम नहीं है। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से विधायी शक्ति वापस ली गई। विधायी मतलब पढ़ाया था मैंने, कानून बनाने की शक्ति वापस ले ली गई। और यह दे दी गई किसको? केंद्र के स्तर पर। तो यहां पर इस अधिनियम से जब बॉम्बे और मद्रास की शक्तियां जब छीनी गई तो उसको कहते हैं केंद्रीकरण। यानी 1833 के अधिनियम में केंद्रीकरण के प्रयास किए गए। केंद्रीकरण के प्रयास किए गए। यह अधिनियम केंद्रीकरण से जुड़ा हुआ है।
पूजा ने लिखा 1833 के पहले भारत में गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर जनरल था लेकिन वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था। अब भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। प्रेसिडेंसी एक्चुअली जो ब्रिटिश जमाने में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी एक क्षेत्र का जो अध्यक्ष होता था उसको प्रेसिडेंट कहा जाता था, और प्रेसिडेंट के अंडर जो एरिया आता था उसको प्रेसिडेंसी कहते थे। तो मद्रास में एक प्रेसिडेंट है, उसके अंदर एक एरिया आ रहा प्रेसिडेंसी, उसको गवर्नर नाम दिया गया बाद में। बॉम्बे के का एक एरिया है जो एक प्रेसिडेंट हेड कर रहा है, तो प्रेसिडेंसी नाम दिया गया, बाद में वहां भी गवर्नर कहलाया वो। तो प्रेसिडेंसी जगह का नाम है, प्रेसिडेंसी एक प्रांत के जैसा बड़ा क्षेत्र है प्रेसिडेंसी। तो अगर ये टॉपिक मैं फिर से समझाता हूं, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास पहले विधायी शक्तियां थी, विधायी शक्तियां थी, कानून बनाने की शक्ति थी। अब बॉम्बे और मद्रास के कानून बनाने की शक्ति लेकर के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, मतलब केंद्र के स्तर पर बंगाल को दे दी गई। तो ये सत्ता का संकेंद्रण है, केंद्रीकरण है, सत्ता का केंद्रीकरण है। तो ये केंद्रीकरण के प्रयास यहां पर 1833 में शुरू किए गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक विधि सदस्य परिषद में जोड़ा गया। अभी तक गवर्नर जनरल के, एक गवर्नर जनरल है यहां पर, ऊपर बैठा गवर्नर जनरल, जी गवर्नर जनरल, और इसके साथ 3 परिषद के सदस्य हैं, 3 सदस्य थे पहले, 3 मेंबर थे। तो ये सदस्य हैं परिषद के। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी जब बनाई गई थी तो 4 सदस्य थे, 1784 में 3 सदस्य बन गए। अब उस परिषद के 3 सदस्यों में यहां पर एक सदस्य और जोड़ दिया गया, एक सदस्य और जोड़ा गया, इसको विधि सदस्य कहा गया, लॉ मेंबर, इसको कहा गया लॉ मेंबर। गवर्नर जनरल के परिषद में एक चौथा सदस्य जुड़ा, इसको लॉ मेंबर कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट में भी सेंट्रलाइजेशन है, पर वो सेंट्रलाइजेशन क्या, केवल वॉर, युद्ध करने की शक्ति, 84 में वाणिज्यिक शक्तियां भी, लेकिन फिर भी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति थी। ठीक है चंद्रदीप, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसको कानून बनाने की शक्ति थी, यहां पर उससे वो कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई, यहां पर उससे कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई, इसलिए केंद्रीकरण है। अब केंद्रीकरण का मतलब होता है केंद्र कहां पे था, बंगाल में था। ठीक है, केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब सत्ता ऊपर के स्तर पर एक जगह संकेंद्रित हो जाए उसको केंद्रीकरण कहते हैं। अगर हम ये ट्रायंगल बनाएं और यहां पर ये हायरार्की है, पद सोपान, यहां पर लोग बैठे हुए हैं, नीचे बैठा है क्लर्क, ऊपर बैठा गवर्नर जनरल, यहां पर ये डॉट का मतलब है अधिकार, प्राधिकार, शक्ति, डॉट का मतलब शक्ति है। अब यहां शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, यहां कम है, इसको हम केंद्रीकरण कहते हैं। शक्तियां जब ऊपर की ओर ज्यादा संकेंद्रित हो उसको हम केंद्रीकरण कहते हैं। ये केंद्रीकरण है, जब डॉट का मतलब शक्ति, जब शक्ति ऊपर की ओर केंद्रित हो, ज्यादा घनत्व हो, इसको केंद्रीकरण कहेंगे। और इसको विकेंद्रीकरण कहेंगे जब शक्तियां यहां ज्यादा हो, इस जगह पर ज्यादा हो, यहां पर ज्यादा हो, इसको विकेंद्रीकरण कहेंगे।
नीचे की ओर शक्ति दिया जाना विकेंद्रीकरण है, शक्ति को ऊपर संकेंद्रित करना केंद्रीकरण है। स्पष्ट है? अगर ऊपर के लोगों को शक्तियां ज्यादा दी जाएं, इनके पास शक्ति ज्यादा हो तो इसको केंद्रीकरण कहेंगे, नीचे के लोगों को यहां से शक्ति ज्यादा दे दी जाए विकेंद्रीकरण कहेंगे। स्पष्ट है? तो ये केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में अंतर है। तो 1793 में केवल युद्ध की शक्ति उनसे ली गई, लेकिन 33 में विधि बनाने की शक्ति भी उनसे ले ली गई, इसलिए केंद्रीकरण कहलाया। और अब बात करते हैं विधि सदस्य की। गवर्नर जनरल के परिषद में 3 सदस्य पहले से थे, पहले से 3 सदस्य थे। अब एक लॉ मेंबर जोड़ दिया गया, मतलब फोर्थ मेंबर, चौथा मेंबर, फोर्थ मेंबर जोड़ा गया, लॉ मेंबर। और ये लॉ मेंबर कौन था? ये था मकौले। मकाले का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। मकाले को चौथे सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। तो विधि मेंबर जोड़ा गया, अब उसको काम दिया गया। तो एक विधि आयोग की स्थापना की गई, विधि आयोग की स्थापना की गई इसी अधिनियम से। विधि सदस्य जोड़कर एक विधि आयोग की स्थापना कर दी गई। विधि आयोग, पहला विधि आयोग 1834 में इसी अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। पहले विधि आयोग की स्थापना, पहला विधि आयोग इसी अधिनियम से 1834 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखिए, विधि आयोग की स्थापना 1834 में। 1833 की अधिनियम के अनुरूप ही ऐसा किया गया, यानी पहली बार 1834 में विधि आयोग बनाया गया 1833 के अधिनियम के अनुरूप, और मकौले बने इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष बने। मकौले का नाम कई बातों से चर्चा में रहता है। मकाले का नाम, पहला तो गवर्नर जनरल के, मकाले के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, मकौले का नाम क्यों चर्चा में होता है या क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो वो भारत के गवर्नर जनरल के पहले विधि सदस्य थे, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। मकौले ने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। मकौले के द्वारा ही भारत में मेरिट सिस्टम का सुझाव दिया गया। मेरिट सिस्टम मतलब योग्यता व्यवस्था, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती, योग्यता व्यवस्था मकौले ने सुझाव दिया था। मकौले के सलाह पर ही भारत में कुछ ऐसे कानून बने थे जो आज तक, अभी तक चल रहे थे, जैसे इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जो अभी भारतीय न्याय संहिता के नाम से 2023 में चेंज की गई। 1860 में पहली बार वो इंडियन पीनल कोड के नाम से भारत में लागू की गई थी, और 3 वर्ष पूर्व तक वह कानून लागू था। ऐसे कानून को बनाने में मकौले की भूमिका थी। मकौले ने ही भारत में जर्नलिस्ट सिविल सर्विस, सामान्यज्ञ सिविल सेवा, जैसे आप एसडीएम बनेंगे या आईएएस बनेंगे तो सामान्यज्ञ होते हैं। सामान्यज्ञ मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, तो सभी काम को थोड़ा बहुत जानते हैं, किसी काम के मास्टर नहीं है। भारत में जर्नलिस्ट सिविल सर्विस है, उसके जन्मदाता है मकौले। भारत में योग्यता व्यवस्था, मेरिट सिस्टम, उसके जन्मदाता है मकौले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता मकौले। भारत में जो विधि बनाई गई उन विधियों के प्रथम दिशा निर्देशक मकौले। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष मकौले। मकौले एक ऐसा व्यक्ति था, हमने अंग्रेजों से आजादी पाली, मकौले से नहीं पाई अभी तक। हम आज भी अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी स्टाइल के कपड़े पहनते हैं,
अंग्रेजी संस्कृति में जीना चाहते हैं, अंग्रेजी सभ्यता को ऊंचा ऊंचा समझते हैं। मकौले ने अपने पिता को खत लिखा था इसी वक्त, लगभग 1833-34 में। इसके बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। तो मकौले के बारे में मैंने क्या क्या बातें बताई। पहला पॉइंट क्या बताया मकौले के बारे में, पहले विधि सदस्य, पहला पॉइंट। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष, दूसरा पॉइंट। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता। मकौले अंग्रेज था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता, चौथा पॉइंट। भर्तियों में, चौथा पॉइंट, भर्तियों में योग्यता व्यवस्था के जन्मदाता। भर्तियों में योग्यता व्यवस्था के जन्मदाता। भर्तियों में योग्यता व्यवस्था के जन्मदाता। मकौले का इतना सारा नाम है। सामान्य सिविल सेवा से भी जुड़ा है उनका नाम, सामान्य सिविल सेवा, जर्नलिस्ट सिविल सर्विस। भारत में सामान्य सिविल सेवा के प्रणेता मकौले। हाँ, ये जो मैंने अभी बोला पॉइंट लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, लिख लेते इसको। अब फिर से हम लोग टॉपिक पर आते हैं। विधि आयोग की स्थापना, पहले विधि आयोग की स्थापना इसी अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, फर्स्ट 1834 में। इसी अधिनियम में पहली बार समता का अधिकार दिया गया था। पहली बार समता के अधिकार की बात थी। वो क्या थी? तो धर्म, वंश, रंग, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम में कहा गया, अंग्रेज क्या भारतीयों को नौकरी पर रखते थे, भारतीयों को नौकरी पर रखते थे अंग्रेज, भारतीयों को कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिया करते थे। इसमें, इस अधिनियम में 1833 के अधिनियम में कहा गया कि धर्म, वंश, रंग या जाति के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब भेदभाव को खत्म करने के लिए पहली बार बात जो की गई वो समता के अधिकार जैसी बात पहली बार की गई। वो कहां की गई? 1833 के अधिनियम में की गई। यही कारण था, यहां से एक, इसी अधिनियम के आधार पर यहां से वॉइस रॉय, यहां के जो गवर्नर जनरल और उच्च अधिकारियों ने प्रयास शुरू किया कि कैसे भारत से गुलामी प्रथा को खत्म किया जाए, कैसे भारत से गुलामी प्रथा को खत्म किया जाए। और इस अधिनियम में जो बात कही गई उसके आधार पर 1843 में भारत से गुलामी प्रथा खत्म कर दी गई। गुलामी प्रथा खत्म कर दी गई। (1843) में गुलामी प्रथा खत्म कर दी गई यहीं से। ठीक है, 43 में गुलामी प्रथा खत्म हो गई। तो ये हमने देखा, समता के अधिकार से ही जन्म लिया कि भाई गुलाम नहीं होने चाहिए, असमानता का व्यवहार है।
देखिए, मैंने आपको पढ़ाया 1813 में 1 लाख रुपया खर्च करने भारतीयों की शिक्षा पर या सांस्कृतिक उत्थान पर, लिटरेचर के डेवलपमेंट में 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। अब बात आई कि ये 1 लाख रुपया भारतीयों में कैसे खर्च किया जाए। अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ था। तो बेंटिंग के समय में एक समिति बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई। तो इस 1 लाख रुपया को खर्च कैसे किया जाए, शिक्षा कैसे दिया जाए, उस पर चर्चा करेगी। एक समिति बन गई और वो समिति आपस में लड़ने लगी, बट गई। एक पक्ष कहता था कि स्थानीय भाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए। दूसरे पक्ष ने कहा कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। 1833 के अधिनियम में 1833 के अधिनियम में शिक्षा पर खर्च कैसे किया जाए उस पर प्रस्ताव लाए गए और एक समिति का गठन किया गया। और शिक्षा पर जो समिति थी, शिक्षा की समिति भाषा के आधार पर बट गई। भाषा के आधार पर बट गई। दो भाग में समिति बटी थी। एक को कहते हैं ओरिएंटलिस्ट, जो पूर्वी भाषा के समर्थक थे। एक को कहते एंग्लिसिस्ट, जो अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। पूर्वी भाषा मतलब स्थानीय भाषा, देसी भाषा। तो कहते थे कि देसी भाषा सिखाई जाए, देसी भाषा में शिक्षा दिया जाए। इंग्लिशिस्ट कहते थे अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाए। इस पर समिति बट गई। और समिति जब बट गई, दोनों के वोटिंग बराबर हुई, तब यहां पर मकाले का प्रवेश होता है। मकाले यहां पर प्रवेश करते हैं और फिर मकाले कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में मकौले ने कहा शिक्षा दिया जाना चाहिए। और तब उसने अपने पिताजी को एक खत लिखा। इसी समय चिट्ठी में उसने लिखा, अपने पिताजी को पत्र में लिखा कि फादर, इफ माय स्कीम ऑफ एजुकेशन गेट्स एग्जीक्यूटेड, उसने कहा पिताजी, यदि मेरे शिक्षा की ये व्यवस्था लागू हो गई, प्रणाली लागू हो गई, तो वो बंगालियों की बात कर रहा। तब बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा था ज्यादा, बंगाल से ही वो शासन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दीज इंडियंस एंड, ये भारतीय, खासकर बंगाली, जो पान सुपारी खाने वाले, कंधे पर मखमली गमछा रखने वाले, रंग में तो भारतीय होंगे लेकिन विचार में, मानसिकता में, शिक्षा में, रहन सहन में वो अंग्रेज बन जाएंगे। तो रंग में तो हम भारतीय हैं, लेकिन हमारी मानसिकता को, हमारे सोच को अंग्रेज बनाने का प्रयास मकाले ने किया और वो सही था। उसने अंग्रेजी शिक्षा देकर हमारी मानसिकता अंग्रेजों की बना दी। तो मकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहते हैं। अभी मैंने लिखाया, मैंने आपको यह भी बताया कि हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, मकाले के विचार से उसने विचारधारा का बंदी बना लिया। हम विचारधारा से आजाद नहीं हुए। कोई व्यक्ति हमारे आसपास में होता है तो हम अंग्रेजी के शब्द ज्यादा बोलना चाहते हैं। एक माँ छत पे बच्चे को खिला रही है और कहती है कबूतर उड़ाओ, कह रही है। जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति को देखती है कहती पिजन उड़ा बेटा, पिजन उड़ा। तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो अंग्रेजी बोले, इंपोर्टेड चीजें पहने, इंपोर्टेड कपड़े पहने, अंग्रेजों की तरह उनका रहन सहन हो,
बोलचाल हो। जितना अच्छी अंग्रेजी आप बोलते हैं उतने ही पढ़े लिखे आप हैं। तो ये अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से मकाले ने हमारे ऊपर एक सभ्यता थोप दी, हमारे जीने का अंदाज उसने थोप दिया। तो भले ही हम अंग्रेजों से आजादी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम उस मानसिकता के गुलाम हैं। अभी भी हम उनकी मानसिकता के गुलाम हैं। मुझे भी हिंदी पसंद है, लेकिन करूं क्या? अगर मुझे इंग्लिश मीडियम की क्लास लेनी है तो अंग्रेजी बोलनी ही पड़ेगी, बोलनी पड़ती है। मैं जब बच्चों के स्कूल जाता हूं तो बच्चों को अंग्रेजी ज्यादा पढ़ाई जाती है। यूनिवर्सिटीज में हिंदी में कम पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी में ज्यादा पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी आज के लिए आपकी आवश्यकता है, अनिवार्यता है। आवश्यकता की अनिवार्यता है। जितनी अच्छी अंग्रेजी उतना ही समृद्ध व्यक्ति, जितनी अच्छी अंग्रेजी उतना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति। अंग्रेजी कमजोर है तो कम पढ़ा लिखा है। ये गलत है मानसिकता, लेकिन मकाले ने डाल दिया। उसने कहा नहीं, 1 ही लाख रुपया खर्च करना था उनको, 1 ही लाख रुपया खर्च करना था, लेकिन इसको अंग्रेजी भाषा के माध्यम से खर्च करना था। भारतीयों को अंग्रेजों के जैसा बनाना था। उसने अपने पिताजी को खत में लिखा था, ये बात अपने पत्र में लिखा था। तो शिक्षा के लिए इसी अधिनियम के अंतर्गत 1833 के अधिनियम के अंतर्गत एक समिति बनाई गई शिक्षा पर, जो ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिशिस्ट विवाद के रूप में जाना जाता है। इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा 1833 का अधिनियम। अब पढ़ते हैं 1853 का अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम समझ में आ गया? 1833 समझ में आ गया? तेरह और 33 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट 13 और 33 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। 13 तो इंपॉर्टेंट है ही। अब यहां पर जो मैंने 43 लिखा है, किसी ने कहा सर 43 क्यों लिख रहे हैं आप? ये जो 43 है ये गुलामी प्रथा खत्म करने से जुड़ा हुआ है। गुलामी प्रथा को जो खत्म किया गया वो 43 में किया गया। ठीक है, अब आता है 1853 का अधिनियम। यहां पर कंपनी से व्यापार करने के सारे अधिकार छीन लिए गए। अब कंपनी व्यापार नहीं कर सकती। कंपनी अब व्यापार नहीं कर सकती, उसकी वाणिज्यिक शक्तियां छीन ली गई। और कंपनी से कहा गया जल्दी से बोरिया बिस्तर बांध लो और तैयार रहो, कभी भी हम आपसे शासन ले सकते हैं। बोरिया बिस्तर बांध लो, हम कभी भी आपसे शासन वापस ले सकते हैं। इस अधिनियम में 20 वर्ष के लिए कंपनी का अधिकार बढ़ाया नहीं गया। मतलब कंपनी के शासन की शक्ति को 20 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया। अभी तक क्या हो रहा था, 73 में जो उनको नियंत्रण शुरू हुआ तो 20 वर्ष में रिन्यू हुआ चार्टर, फिर 20 वर्ष की शक्ति दी गई। 1813 में फिर रिन्यू हुआ, 20 वर्ष की शक्ति दी गई। 33 में रिन्यू हुआ, 20 वर्ष की शक्ति दी गई।
अब जब 53 में रिन्यू हुआ तो 20 वर्ष की शक्ति नहीं दी गई। 53 में क्या कहा गया? कहा गया कि कंपनी के शासन के अधिकार कभी भी वापस लिए जा सकते हैं। कंपनी के शासन के अधिकार कभी भी वापस लिए जा सकते हैं। कभी वापस लिए जा सकते हैं। बस अंग्रेजों को, अंग्रेजी जो पार्लियामेंट थी उसको मौका नहीं मिल रहा था, कभी भी वो वापस ले सकते थे, वो मौका ही नहीं मिल रहा था, जिसको बहाना कहते, बहाना उनको नहीं मिल रहा था। बहाना मिला, 4 वर्षों के बाद ही बहाना उनको मिल गया, उन्होंने वापस लिया। तो कंपनी के शासन के अधिकार कभी भी वापस लिए जा सकते हैं। कंपनी अब वाणिज्यिक कार्य नहीं करेगी, मतलब कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेगी। नहीं करेगी। यही 2 मुख्य बातें थी। ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें, पढ़ाने के लिए कुछ नहीं। 1853 के अधिनियम में कंपनी के शासन के अधिकार कभी भी वापस लिए जा सकते हैं, यह अधिनियम कह रहा था। कंपनी अब वाणिज्यिक कार्य नहीं करेगी, ऐसी बात इसमें प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाया गया था, लेकिन उसके बारे में हम जब बाद में पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। अब ये क्वेश्चन है कि अधिनियम छीनता कौन था? शासन तो अंग्रेजों के पास है। अंग्रेज, एक तो अंग्रेज सरकार है वहां इंग्लैंड में बैठी हुई, और एक कंपनी है। कंपनी तो एक छोटी सी संस्था है जिसमें डायरेक्टर्स हैं, गवर्नर जनरल हैं, तो वो कंपनी अभी कंट्रोल कर रही थी। कंपनी भारत में शासन कर रही थी, लेकिन उनको बाहर से नियंत्रण कौन कर रहा था? उनको बाहर से नियंत्रण कर रही थी ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार। और जो वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल, कंपनी व्यापार भी कर रही है, कंपनी व्यापार भी कर रही है और कंपनी प्रशासन भी कर रही है, कंपनी का शासन पर नियंत्रण भी है। थोड़ा 10-15 मिनट करना है क्या? क्लास है क्या? अच्छा ठीक है, 3 मिनट में करता हूं। कंपनी व्यापार भी कर रही है और कंपनी शासन पर नियंत्रण भी स्थापित कर रही है, मतलब वो शासन भी चला रही है, देश पर राज भी कर रही है। तो ब्रिटिश संसद ने कहा कि ये जो वाणिज्यिक कंपनी की गतिविधि है इसको बंद करो, अब बंद करो, अब केवल शासन चलाओ। ठीक है, तो यहां पर कंपनी को कहा गया कि अब बंद करिए वाणिज्यिक काम, और हम कभी भी आपसे शासन की शक्तियां वापस ले सकते हैं। अब ब्रिटिश सरकार कंपनी से वो शासन की शक्ति ले लेगी, और इसी बीच में रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, इसी बीच में 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति। और अब अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश सरकार को बहाना मिल जाता है, ब्रिटिश सरकार को बहाना मिल जाता है, और उस बहाना बनाकर, इस बहाना को 57 में जो विद्रोह हुआ, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, इसको आधार बनाकर महारानी की घोषणा आई 1858 में। महारानी की घोषणा आई 1858 में, और एक अधिनियम पारित हुआ, एक अधिनियम पारित हुआ जिसके बारे में हम
हमने यहां पर लिस्ट किया, आपको बताया है, अधिनियम को देखिए आप। भारत सरकार अधिनियम आया, यहीं से कंपनी का शासन खत्म हो गया, यहीं से कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और इसकी जगह पर ब्रिटिश संसद और सरकार सीधा भारत पे शासन करना शुरू कर देती है। ठीक है, आज किसी कारण से हम लोग क्लास थोड़ा विलंब शुरू किया था, लेकिन बैक टू बैक क्लासेस है, आज इतना ही करेंगे। कल हमारा संडे की का ऑफ रहेगा, परसों की जब मैं क्लास करूंगा तो यहां से आगे आपको पढ़ाऊंगा, यहां से आगे की पढ़ाई परसों हम करेंगे। पेशेंस के साथ पढ़िए, कम सवाल पूछिए, डिस्कशन सुनिए मेरी बात ज्यादा, जरूरत पड़ने पर चीजों को पूछिए और क्लास कैसा लग रहा है उसके बारे में लिखिए। ठीक है, फिर से हम लोग बात करेंगे कब, परसों की क्लास में डिस्कशन करेंगे, उसी समय 1 बजे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।